So next question, find area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Find the value of a. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा क्या, ये काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इसकी जो स्टेटमेंट है पहले तो वही आपको समझ में नहीं आएगी कि इसमें एक्चुअल में वो हमें बोल क्या रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हमें एरिया मतलब कि बोला गया होता है कि एरिया को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट को समझाने की कोशिश करता हूँ जस्ट रफली, ठीक है। अब आपको पता है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो अगर मैं आपको रफली समझाऊँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक स्क्वायर है एक सिंगल पावर है, मतलब ये पैराबोला है, ठीक है। अगर मैं x को 4 फिल करूँ तो y कितना आएगा +-2, y डबल वैल्यू दे रहा है और यहाँ पर प्लस आगे। अब y डबल वैल्यू यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव, अब प्लस है तो ये कुछ इस तरह का पैराबोला होगा। ये लाइन आपको पता है x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4, मान लो ये लाइन है। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही रफली समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में एक्चुअल में पूछा गया, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 4 है। अब आगे पढ़ो, आगे क्या बोला गया है, इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। ये एरिया है, ये कंप्लीट एरिया है हमारा, देखो लाइन और पैराबोला के बीच में, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कोई लाइन होगी, x इज इक्वल टू ए। अब मुझे नहीं पता कि a की वैल्यू कितनी है, बट x इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब मैंने a को यहाँ पर कहीं पर क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो इस एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, इन दोनों का एरिया क्या है, सेम। तो हमें a की वैल्यू को ढूंढना है कि a की वैल्यू कितनी है, ठीक है। आई होप अभी आपको थोड़ा सा रफली आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली वो हमें पूछ क्या रहे हैं। एरिया बिटवीन पैराबोला लाइन, ये वाला एरिया सारा, ठीक है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया इस लाइन के द्वारा। तो हमें ये ढूंढना है कि a की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब आपको रफ आइडिया लग गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी कर्व्स को लिखना है। लेट x इज इक्वल टू 4, इसको आप नंबर 1 दे दो, ठीक है। x इज इक्वल टू a, इसको आप नंबर 2 दे दो, ये भी एक लाइन है x इज इक्वल टू a। और x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको आप नंबर 3 दे दो। आपको पता है ये क्या है, पैराबोला। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मतलब कि पैराबोला को पहचानेंगे। मैंने आपको बता ही दिया कि देखो पैराबोला 4 तरह के होते हैं, आपको पता है, राइट, लेफ्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अब आपको पता है कि y डबल वैल्यू दे रहा है प्लस, मैंने आपको समझा ही दिया, मतलब ये राइटवर्ड पैराबोला है। तो हमें पैराबोला के बारे में अच्छे से क्लियर है कि ये कौन सा पैराबोला है, ठीक है। तो हम पैराबोला को अच्छे से जानते हैं। अब जैसे ही हमने अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचान लिया, उसके बाद आपको पता है क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसको सॉल्व करने के प्रोसीजर में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हम हमेशा करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ऐसा करो, x इज इक्वल टू 4, पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। आपको पता है x इज इक्वल टू 4, पुट इन 3 में इसको आप पुट कर लो, ठीक है। अब 3 में पुट करने का क्या मतलब है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू +-2। यानी कि x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है अगर y की वैल्यू -2 है। तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। सेम वे से लेट x इज इक्वल टू a, इसको भी 3 में पुट कर लो, इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू a विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू ±√a, ठीक है। तो यानी कि x अगर a है तो y √a है, x अगर a है तो y -√a है। तो ये भी निकाल लिया। देखो हमने हर कर्व का हर एक के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। मैंने इसका इसके साथ निकाल लिया, इसका इसके साथ निकाल लिया, बट इन दोनों का आपस में नहीं निकल सकता। मैंने आपको बता ही दिया कि ये दोनों लाइन्स ऐसी होंगी, इनका कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। अब जैसे ही हमने कर्व्स को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, हम क्या बनाएंगे, अपना रफ स्केच। अब उसको हम बना के देख लेते हैं। अब देखो ये आपका रफ स्केच, ठीक है। तो पैराबोला राइटवर्ड है,
तो ये x इज इक्वल टू 4 लाइन है, ठीक। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4 2 4 -2। अब ये जो लाइन है ये मैंने मतलब कि अप्रॉक्सीमेट वैसे ही मतलब कि ड्रॉ कर ली कि ये यहाँ पर कहीं पर होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि देखो ये एक्चुअल में ये वाला एरिया सारा अब इसको ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जस्ट हमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसलिए मैंने मतलब कि ये कह लो आइडिया से बना ली कि ये यहाँ पर कहीं पर होगी। इसकी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में लिख लिए a रूट है, a माइनस रूट है, ठीक है। अब हमें बेसिकली इसमें देखो, बेसिकली तो हमें इसमें a की वैल्यू को फाइंड करना है, बट फिर भी हमें इसमें एरिया की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। हमने रफ स्केच बना लिया, अब हम शेड कर लेते हैं। आपको पता है ये कौन सा एरिया, ये सारे वाला, क्योंकि ये जो एरिया था पहले ब्राउन और रेड में, पैराबोला और रेड लाइन में, ये सारा एरिया था। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इस ग्रीन लाइन ने, ठीक है, इसको डिवाइड किया ग्रीन लाइन ने। तो पहले हम शेड कर लेते हैं। अब देखो हमने शेडिंग कर ली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इस ग्रीन लाइन के द्वारा, ठीक है। तो देखो इसको मैंने 2 मतलब कि अलग अलग कलर्स में शेड किया, क्योंकि ये दोनों डायग्राम्स मतलब दोनों जो पार्ट्स हैं ये भी सिमेट्रिकल आपस में, ठीक है। अब उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं पहले, ठीक है। ओ, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसको नेम दे दो A, ये B है, ठीक है। इसको नेम दे दो C। अब आप बोलोगे सर C के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। देखो इसमें x कितना है 4, y यहाँ पर 0 ही होगा। इसको नेम दे दो आप D। अब फिर बोलोगे सर A मतलब कि यहाँ पर x कितना है A, y कितना है 0, ठीक है। D हो गया, ये E, ये F। तो मैंने नेम दे दिया। अब मैंने नेम क्यों दी, नेम तो वैसे हम हमेशा देते हैं, बट इस क्वेश्चन में मतलब कि क्या पर्पस है। देखो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ तक हमने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सेम था। कर्व्स को पहचाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, रफ स्केच, शेडिंग कर ली। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रीजन। अब ये जो ग्रीन लाइन है ये एक्चुअल में 2 पार्ट्स जो हैं, ग्रीन देखो ये सारा फर्स्ट पार्ट है, ये सारा सेकंड पार्ट है। तो ग्रीन लाइन ने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इक्वल एरियाज में डिवाइड किया है। तो मतलब अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी ई ओ ए डी ई ओ, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी एफ ई डी ए। देखो देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है, देखो ध्यान से, पहले इसकी बात करते हैं। एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी ई ओ, ये वाला जो एरिया है ये फर्स्ट पार्ट है, और दूसरा एरिया कौन सा, ए बी सी ई एफ डी ए, ये वाला एरिया, ठीक है। 2 पार्ट्स में जो एरिया है ये आपस में क्या है, इक्वल। उन्होंने खुद बोला है कि ये जो लाइन है जो इनके बीच में एरिया है रेड और पैराबोला के बीच में, उसको इस लाइन ने, ग्रीन लाइन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है, अब हम देखो हमारे क्वेश्चन की मैपिंग क्या होने वाली है। मैपिंग मतलब क्या करने वाले हैं, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, दोनों इक्वल रखेंगे और वहाँ से हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। बट आपको पता है अगर मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना होता, अगर मुझे देखो, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ रफ में, ठीक है, अगर मुझे सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकालना होता, ये देखो ये आगे लाइन भी है, अगर मुझे सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकालना होता, मतलब सॉरी इस पोर्शन का एरिया निकालना होता कंप्लीट, ये जो फर्स्ट पार्ट है, तो मैं जस्ट इस फर्स्ट वाले पोर्शन का एरिया निकाल लेता, उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देता। सेम वे से अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना होता, सिर्फ रेड वाले पोर्शन का, तो मैं क्या करता, इसका एरिया निकालता और उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई करता, ठीक है। अब आपको पता है कि क्योंकि ये डायग्राम सिमेट्रिकल है, तो जितना एरिया ऊपर है उतना नीचे है, जितना एरिया ऊपर है उतना नीचे है। मतलब ये जो, अगर आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट को देखो, इस फर्स्ट पार्ट को, तो जितना एरिया ऑरेंज वाला है उतना ही ग्रीन वाला है। सेम वे से अगर आप सेकंड पार्ट को देखो, जितना पार्ट ऊपर ऑरेंज वाला है उतना ही नीचे ग्रीन वाला है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विच एम्प्लाइज, अगर मैं लिखूँ हाफ एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी ई ओ, दोनों को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी एफ ई डी ए, दोनों मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया।
अगर इसका हाफ कितना होगा, एरिया ऑफ रीजन, हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैलकुलेट करते हैं, तो इसका रीजन कौन सा है, ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ, जस्ट ये वाला, ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन। अब इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है, ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, तो जस्ट मैं ऊपर वाला, क्योंकि हम हमेशा एरिया भी इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, इसका एरिया कैलकुलेट करके बाद में 2 से मल्टीप्लाई, इसका एरिया कैलकुलेट करके बाद में 2 से मल्टीप्लाई, तो अब मैं वही यहाँ पर कर रहा हूँ। ये एरियाज दोनों इक्वल थे, मैंने हाफ कर दिया, हाफ का मतलब ये, इसका हाफ का मतलब ये। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, अब आपके लिए मैंने डायग्राम दोबारा से बनाई है ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। अब देखो एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी ओ, इसका जो एरिया है वो इस रीजन के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब बात आती है कि हमें एरिया को निकालना कैसे है, ठीक है। अब देखो आपको पता है इस रीजन का एरिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब आपको पता है मुझे इधर तो नहीं जाना, ठीक है, मुझे नीचे जाना है, तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप की हेल्प लूँगा क्योंकि वो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया देगी। अब सेम वैसे दूसरे एरिया की बात करते हैं। अब यहाँ पर मुझे इधर तो नहीं जाना, तो मुझे यहाँ से लेके जब मैं यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करूँगा तो वो मुझे नीचे तक का एरिया देगा, तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब मैं वर्टिकल स्ट्रिप की हेल्प लूँगा। अब देखो मुझे वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले इस रीजन की बात करते हैं, एरिया ऑफ रीजन ओ ए डी ओ। तो यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट हो रहा है लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, तो टॉप में ये है लेफ़्ट में, तो यहाँ से लेके बिना ब्रेक के मैं ए तक जाऊँगा, मतलब ओ से लेके मैं ए तक जाऊँगा, ठीक है। और वो मुझे नीचे तक का सारा एरिया देगा। तो मैं कैसे लिखूँगा, अब आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप में वाई डी एक्स, ठीक है, किसके अलॉन्ग गया, पैराबोला, मतलब पी। लिमिट्स कितनी लिखूँगा, एक्स वेरी कर रहा है, 0 है, यहाँ पर एक्स कितना है, ए इज इक्वल टू, अब इसका एरिया वर्टिकल स्ट्रिप है तो पहले लिख ही देते हैं वाई डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला एरिया है, ए बी सी डी ए, लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, लेफ़्ट में कौन है ये, टॉप में ये है, तो यहाँ से लेके मैं ए से लेके कहाँ तक जाऊँगा, बी तक बिना ब्रेक के। तो वो मुझे ए से लेके बी तक नीचे तक का एक्स एक्सिस तक का एरिया देगी, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी कौन करता है, एक्स, तो कितना वेरी कर रहा है एक्स, ए, और यहाँ पर कितना है 4, ए यहाँ पर कितना है 4, किसके लॉन्ग गया मैं, पैराबोला, ठीक है। कहीं पर भी लाइन नहीं आई, पैराबोला गया है, ठीक। तो वी नो हमारा पैराबोला कितना है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स। आप यहाँ पर रीज़न अपना लिख दो, बिकॉज y कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू एज इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसलिए इसकी पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दो स्टार नंबर, ठीक है, पुट इन स्टार, इसकी वैल्यू को स्टार में फिल कर दो। तो 0 to a x की पावर 1/2 dx, x की पावर 1/2 dx a to 4। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत इजी है, 1/2 + 1, 1/2 + 1, 0 to a। सेम यहाँ पर 1/2 + 1, 1/2 + 1, a to 4, which implies x की पावर 3/2, 3/2, 0 to a, x की पावर 3/2, 3/2, a to 4। ठीक है, अब ऐसा करो, इस कांस्टेंट को आप बाहर लिख लो, 2/3 अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2/3, बाहर लिख लिया इस कांस्टेंट को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब आपको पता है 2/3 कैंसिल आउट, तो कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास कितना बच गया, a की पावर 3/2, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब आपको पता है कि 4 की पावर 3/2 को हमने पहले भी बहुत बार सॉल्व किया है, इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 1/2 उसकी होल की पावर 3, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 4 का अंडर रूट 2 की पावर 3 8। अब इसको आप उधर ले जाओ तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब 2a 3/2, a और a 2a। ठीक है, यहाँ पर कितना है 8। अब इसको आप कट कर दो, कितना आएगा 4, तो विच एम्प्लाइज a कितना आ गया 4 की पावर 2/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। 2/3 कैसे आया आपको पता है, हमने यहाँ पर ही किया y² इज इक्वल टू x, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, x की पावर 1/2, बेसिकली ये 2 उधर जाके 1/2 बन जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है, तो 3/2 का रिवर्स 2/3। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से एक पर क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट था हमारा क्वेश्चन, पैराबोला को पहचान लिया, लाइन को पहचान लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, रफ स्केच बना लिया। अब हमें ये गिवन था कि ये जो ग्रीन लाइन है ये इन दोनों के एरियाज़ को, मतलब इनके जो बीच में जो एरिया है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने वही लिखा कि ये जो एरिया है ये इस एरिया के इक्वल है, फिर मैंने उसका हाफ कर दिया, इसका भी हाफ, इसका, दोनों को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो एरिया है इससे हमें ये वाला एरिया मिलेगा OAD और ABCD, ये एरिया दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे क्लियर है कि हमें ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ से लेके यहाँ तक गया पैराबोला के लॉन्ग, तो और सेम यहाँ से यहाँ गया पैराबोला के लॉन्ग, दोनों में मैंने पैराबोला की वैल्यू को फिल किया, y इज इक्वल टू √x। ठीक है, और इंटीग्रेट किया, आपस में इक्वल थे ही, तो वहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ गई, और अल्टीमेटली ये जो आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। So next question, find area of the region bounded by parabola y is equal to x² and y is equal to mod x। अब इसको तो हम जानते हैं y is equal to x, क्योंकि एक स्क्वायर में एक सिंगल पावर में है, पैराबोला है। y is equal to mod x, अब ये आपके सामने पहली बार आया। ठीक है, अब इसके लिए आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए मॉड फंक्शन की, अदरवाइज ये दोनों सिंगल पावर में है, मतलब ये लाइन है। अब ये लाइन नहीं है, एक्चुअल में लाइन्स हैं। अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आपको पता है मॉड फंक्शन जो होता है वो इस तरह से काम करता है, +x इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x इफ़ x लेस देन 0। मतलब अगर x की वैल्यू -1 होगी तो इसका आंसर कितना आएगा, इस तरह से, मतलब +1, और अगर x की वैल्यू 1, 2 या 3 होगी, मान लो 2 है, तो उसका आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो इस तरह से मॉड फंक्शन हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास 2 कर्व्स नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 3 कर्व्स हैं, सबको लिखते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पर होगा, देखो, लेट y इज इक्वल टू x², इसको आप नंबर 1 दे दो, y इज इक्वल टू, अब मॉड x है ना, तो इसका एक आंसर होगा x, इसको आप नंबर 2 दे दो। अब दूसरा आंसर इसका होगा -x, इसको आप नंबर 3 दे दो। ठीक है, मॉड के कारण इसको मैंने ऐसे लिखा है, एक का आंसर +x, एक का आंसर -x, क्योंकि मॉड फंक्शन हमेशा इसी तरह से काम करता है। ठीक है, अब इनको हम जानते हैं, ये लाइंस हैं। अब हमें देखना है कि ये कौन सा पैराबोला है, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू y, x² इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू +-2। x की डबल वैल्यू, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, बट क्योंकि इसके आगे प्लस है तो मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो हमने अपनी कर्व्स को अच्छे से पहचान लिया कि ये अपवर्ड पैराबोला, ये लाइन है, ये y इज इक्वल टू -x, ये भी एक लाइन है। अब उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, आपको पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
अब यहाँ पर हमें काफ़ी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, काफ़ी मतलब एक ज़्यादा निकालना पड़ेगा। वो क्यों, आपको अभी पता लग जाएगा। हमने वैसे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जिनमें यहाँ पर 3 कर्व्स थी। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो ऐसा करो, y इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले ना ऐसा करो 1 और 2 का इसका निकाल लो, 1 और 2 का, ठीक है। पुट इन 1, तो उससे क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक पावर कट होगी, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, ये गलत है। अब गलत क्यों हो, उसके पीछे रीज़न भी सुन लो। क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, +2 या मतलब प्लस एक वैल्यू, एक नेगेटिव वैल्यू। तो इसलिए हम कभी भी स्क्वायर को ऐसे कट नहीं कर सकते। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो x 0 आया और 1 आया, x 0, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू x, यहीं से हमने वैल्यू फिल की थी ना, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, 0,0। x is equal to 1, y is equal to x, which implies y is equal to 1। तो x को 1 फिल किया, y भी कितना आया, 1। तो ये हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। अब यहाँ पर आप लिख लो कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे ये मैंने 1 और 2 का निकाला है, ठीक है। मेरे को बोला था कि ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप ऐसा करो 1 और 3 का निकाल लो, ठीक। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, पुट इन 1, विच एम्प्लाइज माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज एक्स कॉमन निकाल लो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और बोथ विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो अगर x 0 है, अगर x 0 है तो हमने यहीं से शुरू किया था, y इज इक्वल टू -0 मतलब 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, 0,0। अगर x इज इक्वल टू -1 है, y इज इक्वल टू -x माइनस -1, y इज इक्वल टू +1, तो -1,1। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ठीक है। तो मैं इकट्ठे लिख देता हूँ, 0, 0, -1,1। यहाँ पर ये वाले हैं, देखो यहाँ पर ये वाले हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 2 का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 1 और 3 का। अब मैंने आपको बोला था हम नॉर्मली इतने ही निकालते हैं, बट यहाँ पर हमें इन दोनों का भी 2 और 3 का भी निकालना पड़ेगा, 2 और 3। अभी तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमें जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो कुछ ऐसे थे, मान लो पैराबोला है तो 2 लाइंस ऐसी थी, ये आपस में कभी कट हो ही नहीं सकती, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। 2 और 3। अब y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, लेट हमने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, पुट इन 3, इसको आप 3 में पुट कर लो, ठीक है। y की वैल्यू x यहाँ पर फिल कर लो, x इज इक्वल टू -x, y की जगह पर मैंने क्या फिल किया, x। तो वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि x कभी भी माइनस के इक्वल नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पर x का आंसर कितना आएगा, 0। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं हो तो इसको ऐसे कर लो, इसको इधर ले आओ, ये 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0। अगर x 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स, विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, 0,0।
तो यहाँ से मैंने सभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, जो रफ स्केच है वो हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। अब देखो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे, मैंने दोबारा से लिखे हैं क्योंकि वो लास्ट पेज पे थे, और ये हमारा रफ स्केच। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला आपको पता है, ये लाइंस, एक प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। मुझे कैसे पता लगा कि इनकी डायरेक्शन ऐसी होगी, आपके सामने ही है। ये जो टू लाइन है, मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पैराबोला से कितना है, 1,1 और दूसरा 0,0, मतलब ये ऐसी ही बनेगी। अब ये ग्रीन लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका 0,0 माइनस 1,1, एक्स माइनस 1 वाई 1, तो ये ऐसे बनेगी। और इनका आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, 0,0, मतलब हमारी डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। अब जस्ट हमें ये देखना है कि शेड कौन सा एरिया फाइंड करना है। अब आपको पता है उन्होंने बोला कि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया और पैराबोला के बीच में, ये वाला एरिया और पैराबोला के बीच में। अब एक बार इसको शेड कर लेते हैं। अब देख लो ये है हमारी शेडिंग, हमें मतलब ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये ऑरेंज कलर वाला और ग्रीन कलर वाला। तो ये हमें एरियाज़ को मतलब कि फाइंड करना है। दो अलग अलग कलर्स में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो एरिया है और ये जो एरिया, ये आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, हम एक का ही फाइंड कर सकते हैं, मतलब किसी भी एक पार्ट का फाइंड कर लो, उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब हमें ये देखना है एरिया शेडिंग के बाद कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप लगानी है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अब वैसे तो ना तो ये वाला एरिया वाई एक्सिस के साथ लग रहा है और ना एक्स एक्सिस के साथ लग रहा है, तो मतलब यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कोई भी लगा सकते हैं। बट मैंने आपको हमेशा बताया कि मोस्टली हम जो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप से होते हैं, तो यहाँ पर हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब देखो आपको पता है वर्टिकल स्ट्रिप से इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, जैसे इसको आप रख लो O, इसको A। अब जस्ट इसको वैसे ही ना, क्योंकि हम इसके अलॉन्ग भी जाएंगे, तो जस्ट वैसे ही नेम दे दो इसको B। अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, जस्ट मैंने वैसे ही नेम रखने के लिए इसको B रख लिया। ठीक है, वैसे ही O, इसको आप C दे दो, अब इसको वैसे ही D। तो मुझे बेसिकली OAB, या ऐसा करो ABODCO, ये वाला एरिया फाइंड करना है। बट मैंने आपको बताया कि अगर हम ये वाला ऑरेंज वाला मतलब कि एरिया निकाल लें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करेंगे, तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ रीजन OA। देखो अगर मैं यहाँ पर नेम ना लिखता तो मैं AOA करता तो क्लियर नहीं होता था कि मैं कौन सा एरिया कर रहा हूँ, तो OABO, इसको आप नेम A दे दो। ठीक है, हमें बेसिकली ये एरिया निकालना है। अब देखो कुछ मत सोचो, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। वर्टिकल स्ट्रिप है, आपको पता है ये वर्टिकल स्ट्रिप है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप वेयर द एरिया स्टार्ट। ये हमारा एरिया ऑरेंज वाला। ठीक है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट होना है, लेफ्ट ये वाली साइड होगी, फ्रॉम दी टॉप कौन है इन दोनों में, रेड, तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे O पॉइंट से। तो यहाँ से लेके मैं कहाँ तक जाऊँगा, बिना ब्रेक के कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं जाने की कोशिश करूँगा, बेसिकली A तक जाऊँगा मैं। तो मैं यहाँ तक गया, तो मैं O से लेके A तक गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा देखो, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहले मैं O से लेके A तक गया। अब उससे क्या होगा, मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। आपको पता है जब भी हम वर्टिकल स्ट्रिप से एरिया निकालते हैं, वो उस पॉइंट के अलॉन्ग नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया देता है। मतलब ये जब हम इसके अलॉन्ग जाएंगे तो हमें यहाँ तक का एरिया मिलेगा। अगर आप इसको नेम देना चाहते हो तो नेम दे दो, जैसे इसका नेम आप रख दो E। ठीक है, तो बेसिकली हमें एक ट्रायंगल का एरिया मिलेगा। किसके अलॉन्ग जाके, देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप है YDX। ठीक है, तो मैं किसके अलॉन्ग गया था, लाइन के अलॉन्ग गया था। अब x कितना वेरी कर रहा है, 0 से 1। अब लाइन के अकॉर्डिंग तो मैं चला गया, बट उससे क्या हुआ देखो, मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब उससे क्या हो गया, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला सारा एरिया आ गया, मैं इसको कलर कर देता हूँ, ये वाला सारा एरिया,
यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको पता है ना नीचे एक्स एक्सिस तक एरिया मिलता है, बट मुझे चाहिए किसका, मुझे सिर्फ ये ब्लैक पोर्शन का एरिया चाहिए, ये ब्लैक पोर्शन का एरिया चाहिए ना। तो अब मेरे पास एरिया ज़्यादा आ रहा है, चाहिए मुझे कम, तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है माइनस। ठीक है, माइनस कर दिया, कुछ भी हम क्रैमिंग नहीं कर रहे, जो कुछ हमने अभी तक सीखा वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगेन वाई डी एक्स तो मैं लिखूंगा ही क्योंकि कुछ माइनस करना है। अब देखो अगेन ये हमारा एरिया है, तो ये सारा एरिया हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में, अब ये एरिया है ना, ये सारा हमारा एरिया है। अब इन अगेन लेफ्ट कौन है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, इन दोनों में अब ये सारा एरिया है ना हमारा रेड वाला, तो इन दोनों में लेफ्ट फ्रॉम टॉप कौन है, ये वाला। ये टॉप हो चुका है तो लेफ्ट अगेन दूसरा कौन सा होगा, ये वाला। लेफ्ट से हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो यहाँ से लेके मैं फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और अगेन ए तक जाऊंगा। तो अगेन मैं ओ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया मैं, जहाँ तक जा सकता था बिना ब्रेक के, ए तक। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये जो नीचे वाला ये कर्व हमें कौन सा एरिया देगी, देखो मैं किसके अलॉन्ग गया, पहले ये लिखते हैं किसके अलॉन्ग, देखो मैं किसके अलॉन्ग गया, पैराबोला। एक्स कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हम इसके अलॉन्ग जाएंगे तो वो हमें ये कर्व एरिया अंडर द कर्व, इसके नीचे का एरिया देगी, मतलब ये रेड वाला एरिया देगी, और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा सारा प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, अब इसको आप ऐसा करो, नंबर 4 दे दो। वी नो, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बतानी भूल गया। ठीक है, अब ये लाइन कौन सी, अगर आप लिखना चाहते हो लिख लो, ये लाइन L2 लिख लो, ये 2 लाइन है। ठीक है, वी नो y इज इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू तो इन टर्म्स ऑफ x है, आल्सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पैराबोला की वैल्यू भी x में है, पुट इन 4, तो 4 में पुट कर लो, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, लाइन की जगह पर x dx 0 to 1, पैराबोला की जगह पर x स्क्वायर dx 0 to 1, तो विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो, x स्क्वायर बाई 2 0 to 1, x क्यूब बाई 3 0 to 1, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू 1/2 बाहर निकाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 बाहर निकाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसकी कैलकुलेशन वैसे ईजी है, तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, छोड़ दो उसको, 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब छोड़ दो उसको, तो 1/2 माइनस 1/3, विच एम्प्लाइज एरिया इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 2/2, 3 = 6, 1/6। ठीक है, ये किसका एरिया आया, OABO का, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रीजन, कौन सा एरिया होगा, ABODCO, इसका एरिया कितना होगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ रीजन OABO, विच एम्प्लाइज रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया, 2 × 1/6। अब ये कट हो गया आपस में, तो कितना एरिया आ गया, 1/3। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे लिए नया था क्योंकि इसमें मॉड का कंसेप्ट था, तो एक बार इसको जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, पैराबोला और मॉड एक्स। मॉड एक्स आपको पता है 2 वैल्यूज होते हैं, +x और -x, तो मैंने दोनों लिख ली, y इज इक्वल टू एक्स और -x। ठीक है, तो क्योंकि मॉड की 2 वैल्यूज होती हैं, आपको पता ही है, मैंने वो स्टार्ट में बता दिया था। तो कर्व्स को पहचान लिया, ये अपवर्ड पैराबोला था, ये लाइन्स थी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले इन दोनों का निकाल लिया, फिर 1 और 3 का निकाल लिया, फिर 2 और 3 का निकाल लिया।
तो तीनों ही जब मैंने मतलब तीनों ही लाइंस के तीनों ही कर्व्स के जब की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, बाद में मेरा काम क्या था, रफ स्केच। अब देखो ये क्या आपका रफ स्केच, तो ये लाइन है दोनों, ठीक है, ये पैराबोला। तो मैं बेसिकली ये ऑरेंज और ग्रीन वाला एरिया फाइंड करना था, बट क्योंकि ये दोनों मतलब एग्जैक्ट सिमिलर मतलब कि सिमेट्रिकल डायग्राम है, तो मैंने जस्ट ऑरेंज का फाइंड कर लिया, बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वर्टिकल स्ट्रिप है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया। अब उसने मुझे ये ट्रायंगल का एरिया दे दिया। अब मुझे ट्रायंगल का एरिया तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये ऐसा कुछ चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैं इसके अलॉन्ग गया लेफ्ट से, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक। उससे क्या हो गया, ये नीचे वाला एरिया आ गया पैराबोला के, अब उसको मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ मुझे किसने बताया, जो मैंने आपको प्रोसीजर अभी तक समझाए हैं। ठीक है, YL माइनस YP, लिमिट्स वही 0 to 1 0 to 1, y इन टर्म्स ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, दोनों को फिल किया, इंटीग्रेट किया, और हमारे पास कितना आंसर आ गया, 1/6। अब आपको पता है रिक्वायर्ड एरिया कितना था, 2 टाइम्स किया, और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस चैप्टर की, कि अगर आपने मेन बेसिक सीख लिया और जिन बातों को मैंने आपको सिखाया है, ये वाला अगर आप इस वे से करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 8.1 कर रहे हैं हम, 8.2 में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप मेरे वे से करोगे। वही सबसे पहले कर्व्स को पहचानो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रफ स्केच, शेडिंग एरिया, फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेफ्ट फ्रॉम द टॉप, हॉरिजॉन्टल है तो राइट फ्रॉम द बॉटम, बस, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² is equal to 4y and the line x is equal to 4y minus 2। अब देखने में ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लग रहा है। देखो ये कर्व कौन सी है, x² और y सिंगल पावर में, मतलब ये पैराबोला है, दोनों सिंगल पावर में, मतलब ये लाइन है। ठीक है, अब देखने में ये क्वेश्चन सिंपल लग रहा है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। चाहे ये इंपॉर्टेंट है, चाहे ये डिफरेंट है, बट उससे हमारे जो सॉल्व करने के प्रोसीजर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम अपनी कर्व्स को लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। ठीक है, इसको आप नंबर 1 दे दो, एंड x² इज इक्वल टू 4y, इसको आप नंबर 2 दे दो। ठीक है, अब इसको तो हम अच्छे से जानते हैं। अब ये पैराबोला कौन सा होगा, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, कोई भी। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ से सीधा देख के बता सकता हूँ कि ये x² इज इक्वल टू 4ay से मैच कर रहा है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अगर बाई चांस आपको ये भूल भी जाए तो मैंने आपको एक मेथड दिया हुआ है कि आप क्या किया करो। देखो x² इज इक्वल टू 4y है ना, तो x² इज इक्वल टू 4 इंटू 1, y को 1 फिल कर लो, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब x की डबल वैल्यू है, ऊपर से यहाँ पर प्लस है, तो मतलब x डबल वैल्यू यहाँ पर या यहाँ पर, यहाँ पर या यहाँ पर देगा, प्लस है तो अपवर्ड, तो ये अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, तो अगर ये अपवर्ड पैराबोला हमने इसको अच्छे से पहचान लिया, ये लाइन है, उसके बाद हमारा काम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, हम क्या करते हैं, एक कर्व में से कोई वैल्यू निकाल के दूसरे में फिल कर दो। तो x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, पुट इन 2, इसको अब 2 में फिल कर दो, तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इसका हम स्क्वायर खोल लेते हैं। इसका स्क्वायर कैसे खोलेगा, आपको पता है यहाँ पर फॉर्मूला है हमारे पास, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू 4y। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो 16y² प्लस 4, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16y इज इक्वल टू 4y। अब इसको भी अब इधर ले आओ,
16y² ये इधर आके -16y - 4y + 4 इज इक्वल टू 0। 16y² - 20y + 4 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक है। अब ऐसा करते हैं, इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से पहले इसे थोड़ा सा इजी बना लो। जैसे यहाँ से आप 4 कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर कितना आएगा 4y² - 5y, ठीक है, और +1। तो अब इसको इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स बना लेते हैं। विच एम्प्लाइज 4y² - 4y - 1 माइनस की y, ठीक है। आपको पता है -4y - -5y, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4y²। तो ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से आप 4y को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा y - 1 y - 1 -1 -y + 1, मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो यानी कि 4y - 1 एक तो यहाँ से, और y - 1 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज y - 1 इज इक्वल टू 0, 4y - 1 इज इक्वल टू 0, y यहाँ से 1, y यहाँ से 1/4, ठीक है। तो y अगर 1 है तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर फिल करेंगे 4y - 2, आ गया, मतलब 1, सॉरी x2 है, x पहले लिखेंगे y बाद में, 2, 1। सेम वे से देखो, अगर y 1/4 है, x इज इक्वल टू 4y - 2। अब आपको पता है x इज इक्वल टू 4, y की जगह पर 1/4 - 2, तो ये आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास कितना बच गया, x इज इक्वल टू 1 - 2, दैट मीन्स -1, तो -1, 1/4। तो हमारे पास बेसिकली 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, 2, 1 -1 और 1/4। तो ये हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम है, इसके बाद हमारा काम क्या होता है, रफ स्केच बनाना। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे बना के देख लेते हैं। अब देखो, ये हमारी कर्व्स थी, मैंने यहाँ पर लिख ली, और ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको पता है ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला था, और ये लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, -1/4। अगर x -1 यहाँ पर कहीं पर होगा, अगर अप्रॉक्सीमेटली बात करें, और y 1/4 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। सेम वे से अगर x2 हो और y 1, अगर 1/4 y ये है, तो 1 ऑब्वियसली बात है ऊपर ही होगा। देखो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपकी डायग्राम जो है वो लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए। अगर y, देखो अगर ये जो y है, ये y है, ये 1/4 है, तो जो 1 है तो वो यहाँ पर कहीं पर होगा, क्योंकि ऊपर ही होगा, ठीक है। तो सेम वे से मैंने बना के कोशिश की है। मुझे पता है कि ये जो लाइन है ये 1/4 यहाँ पर होगा, नीचे होगा पॉइंट, और 1 ऊपर होगा, तो इसलिए मैंने इसको मिला दिया और हमारे पास हमारी डायग्राम बन गई, ठीक है। अब वैसे तो आपको थोड़ा बहुत देख के आइडिया लग गया होगा कि ये डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि हमने ऐसी डायग्राम पहले नहीं बनाई। चलो वो बात की बात है। अब ये देख लेते हैं कि हमें कौन सा एरिया मतलब कि चाहिए। अब उन्होंने क्वेश्चन में सीधा बताया कि पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया, मतलब क्लियर है जो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया है, तो उसको हमें फाइंड करना है। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। अब देखो ये है हमारी शेडिंग, ठीक है, ये ऑरेंज पार्ट हमारा शेडिंग वाला पोर्शन है। अब देखो ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है। देखो हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो कुछ ऐसे थे, जैसे ये पैराबोला और ये लाइन, ये पैराबोला और ये लाइन। अब इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है, देखो कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये दोनों इक्वल है। मैं क्या करता था, मैं इसका एरिया निकालता था, ठीक है, इसका एरिया मैं क्या करता था, निकालता था, और उसके बाद मतलब कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता था। सेम वे से यहाँ पर है, ये जो एरिया है और ये जो एरिया है ये भी दोनों क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि पैराबोला एक सिमेट्रिकल डायग्राम है। तो अगर लाइन सीधी होगी, स्ट्रेट होगी,
तो हम एक एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैराबोला तो सिमेट्रिकल है ही, आपको पता है, बट ये जो लाइन है ये इसकी पोजीशन थोड़ी सी टिल्ट है, तो उससे क्या हो गया कि हम ये नहीं कह सकते कि हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फुल पार्ट का ही एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये इसमें मेजर डिफरेंस था, तो इसलिए ये पहला ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आया। ठीक है, तो अब आपको पता लगा क्वेश्चन डिफरेंट है, बट उससे हमारे क्वेश्चन के करने के प्रोसीजर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको नेम दे देते हैं। जैसे इसको आप नेम दे दो ए, ये ओ है, इसको आप 0 0 लिख लो ओ। ठीक है, इसको भी आप एक नेम दे दो बी, ये सी। तो मैंने सभी को नेम दे दिए। अब उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ करना है या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का। अब देखो ये हमारी डायग्राम है ना, ये कुछ ऐसी है, तो हमें ये वाला एरिया चाहिए। ठीक, तो वर्टिकल स्ट्रिप से हमें क्या होगा, देखो वर्टिकल स्ट्रिप से हमें क्या फ़ायदा होगा। देखो, तो अगर मैं सिर्फ मतलब कि इसकी बात करूं, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा। अब उसमें से मैं ये वाला माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये वाला माइनस कर दूंगा और मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में क्या होगा, अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लगाना चाहते हो तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, उससे मेरा ये वाला एरिया मिलेगा और इसको मैं माइनस कर दूँगा बाद में। अब इसको मैं माइनस कैसे करूँगा, लाइन से। तो जैसा मर्जी कर सकते हो, दोनों में से कुछ दिक्कत नहीं है, बट आपको पता है हम मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो वर्टिकल स्ट्रिप से ही करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा हो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लग सकती है, वर्टिकल स्ट्रिप भी लग सकती है, तो हम उसमें मोस्टली यही प्रेफर करते हैं कि वर्टिकल स्ट्रिप से हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो मैं इसको वर्टिकल स्ट्रिप से ही करूँगा। अब देखो, इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, आपको क्लियर है। तो हम लेफ्ट फ्रॉम द टॉप यहाँ से स्टार्ट होंगे। देखो एक्चुअल में हम इसमें मतलब कि 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले हम इस एरिया को फाइंड करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर हम इस एरिया को फाइंड करेंगे, बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं। आप इकट्ठे भी कर सकते हो, बट हमें एक्चुअल में मुझे पता है कि यहाँ पर हमें 4 इंटेग्रल सॉल्व करने हैं, वो देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम एरिया 1 दे देते हैं नेम, इसको हम एरिया 2। ठीक है, ये हमारा एरिया 1 है, ये हमारा एरिया 2 है। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे अलग अलग से, बाद में ऐड कर देंगे। अब ये पॉइंट मुझे पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, अब इसका नहीं पता। अब वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पर मतलब कि x को ही वेरी करना है और x की वैल्यू यहाँ पर 0 ही होगी, क्योंकि y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कितना होगा, 0। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे y की वैल्यू भी चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हो। देखो कैसे। अब आपको पता है ये जो पॉइंट है B, ये रेड लाइन और ब्लैक लाइन का है। ठीक है, ब्लैक लाइन कौन सी है, हमारी y एक्सिस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y डैश x डैश। ठीक है, तो y एक्सिस पर x कितना होता है, 0, मैंने लिख ही दिया। तो लाइन में फिल कर दो x को 0, 4y - 2, 4y = 2, तो y कितना आ गया, 2/4, 1/2। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया, इसके बिना भी आपका काम हो जाएगा, ये कुछ कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, बट जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया कि अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना भी हो तो देख लो। ये मतलब वाई एक्सिस और रेड लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब पहले एरिया 1 की बात करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया 1। ठीक है, तो एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन है, ABOA। ठीक है, तो इस रीजन की बात हो रही है, ABOA। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आपको पता है लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप, वर्टिकल स्ट्रिप है, वर्टिकल स्ट्रिप हमें क्या कहती है, लेफ्ट फ्रॉम दी टॉप। तो मैं यहाँ से, ये एरिया हमारा लेफ्ट इसके ये है, इसके टॉप में कौन है, ये रेड लाइन। तो यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और कहाँ तक जाऊँगा, देखो यहाँ तक गया, A से लेके मैं B तक गया। ठीक है, अब A से लेके अगर मैं B तक जाऊँगा तो मुझे बेसिकली ये वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, नीचे तक का एरिया मिलेगा। तो वर्टिकल स्ट्रिप में हम क्या लिखते हैं, देखो आपको पता है, देखो सब कुछ आपको जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं वही बताएंगे, आपने कुछ भी नहीं करना, y dx। ठीक है, अब y dx मतलब देखो y dx, तो ये जो मतलब कि लाइन है, ये लाइन के अलॉन्ग गया मैं, y l dx। अब x वेरी करता है, x कितना वेरी कर रहा है, -1 से लेके 0 तक। ठीक है, अब क्योंकि हमें देखो ज़्यादा एरिया मिल गया,
देखो ये हमारी रफ डायग्राम है, ठीक है। तो ऐसी कुछ डायग्राम है हमारी, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक गया, तो उससे मुझे ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा, ये वाला, ये सारा एरिया मिल गया, ठीक है। तो मुझे चाहिए कौन सा, मुझे सिर्फ ये वाला ऊपर वाला चाहिए, ये वाला चाहिए जिसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे ये वाला नीचे वाला जो एरिया है इसको माइनस करना पड़ेगा। अब उसको माइनस कैसे करूँगा, अगेन लेफ़्ट फ्रॉम दी टॉप, यहाँ से स्टार्ट होऊंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा और ये वाला एरिया माइनस हो जाएगा। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक गया, मुझे ज़्यादा एरिया मिल गया, तो माइनस अगेन वर्टिकल स्ट्रिप है वाई डी एक्स। तो मैं कहाँ से लेके कहाँ तक जाऊँगा, देखो लेफ़्ट फ्रॉम दी, अगेन टॉप हो चुका है तो लेफ़्ट अगेन, सारे एरिया का लेफ़्ट अगेन कौन है, ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ से लेके अगेन यहाँ तक गया, तो मैं किसके अलॉन्ग गया, आपको पता ही है, मैं गया पैराबोला के अलॉन्ग। एक्स कितना वेरी कर रहा है, यहाँ -1 है और यहाँ पर एक्स कितना है, 0। तो अगर मैं इतना करूँगा तो ये वाला नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं। इसको आप नंबर देना चाहते हो तो नंबर दे दो 3, ठीक है। वी नो कि x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 है एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है। तो विच एम्प्लाइज, आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y। यहाँ से भी आप y की वैल्यू निकाल लो, एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 2 बाय 4 और सर्कल से कितनी आई है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4। पुट इन 3, तो 3 में पुट कर लो, विच एम्प्लाइज एरिया A1, ठीक है। तो लाइन की जगह पर x प्लस 2 बाय 4 -1 से लेके 0 तक, माइनस, उसके बाद अगेन -1 से लेके 0 तक पैराबोला एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, ठीक है। तो 1/4 बाहर ही निकाल लो। अब x की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, 2x। ये आपको आनी चाहिए, आपको पता है ना ये x प्लस 2 है। x प्लस 2 को ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x dx 2 dx। x की इंटीग्रेशन तो पता ही है, 2 को बाहर निकाल लो, 1 की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, x, तो 2x, तो मैंने वही लिखा है, ठीक है। -1 से लेके 0 तक, 1/4 बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 -1 से 0, 1/4, तो अपर लिमिट 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 0, तो मैंने अपर लिमिट यहाँ पर फिल कर ली, सभी में x को 0 फिल कर लिया, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -1। तो जहाँ पर भी पहले x था मैंने 0 फिल किया, जहाँ पर भी x था फिर मैंने -1 फिल किया, -1/4, इस 3 को बाहर निकाल लो, 1/3, जहाँ पर भी x है 0 फिल करो, जहाँ पर भी x है -1 फिल करो, ब्रैकेट क्लोज्ड, विच एम्प्लाइज एरिया 1 इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट। अब 0 का स्क्वायर बाई 2 0 ही आएगा, 2 इंटू 0 0 ही आएगा, मतलब यहाँ पर 0 ही है, माइनस ब्रैकेट -1 का स्क्वायर 1/2, 2 इंटू -1 -2, बड़ी ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर -1/12, अगेन 0 का क्यूब 0, -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, ब्रैकेट क्लोज। तो विच एम्प्लाइज एरिया 1 इज इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कर लो, ऐसा को रफ में सॉल्व कर लो, तो कितना आएगा 1/2 -2, तो एलसीएम ले लो, 1 -4/2 -3/2, तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस, देखो 1/4 पहले से है, 0 को छोड़ दो, माइनस ये पहले से, यहाँ पर कितना आएगा -3/2 ब्रैकेट क्लोज, -1/12 माइनस +1। तो ये हमारा मतलब कि
ऑलमोस्ट जो लास्ट स्टेप है वो है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एरिया 1 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3/4 2 सा 8 माइनस 1/12। अब जस्ट हमें एलसीएम लेना है और फाइनल एरिया देना है कि एरिया 1 कितना आएगा। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये हमारा एरिया 1 था, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम भी ले सकते हो, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12 3 ज़ा 36 माइनस 8 1 ज़ा 8, नीचे कितना आएगा 12 8 ज़ा 96। तो ये कितना आ गया 28/96, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा 4 के टेबल पर, 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। तो यानी कि हमारे पास जो एरिया 1 है वो कितना आ गया 7/24, ठीक है। अब सिर्फ एरिया 1 निकला हमारा। अब हमें ऐसा करो, इसको ना आप नंबर 3 तक नंबर दे दिए थे हमने, इसको नंबर आप 4 दे दो। अब एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से एरिया 2 को कैलकुलेट करेंगे और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो मैंने दोबारा से डायग्राम बनाई है क्योंकि हमें एरिया 2 को कैलकुलेट करना है, एरिया 1 को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। अब वर्टिकल स्टेप से करना है, ये एरिया 2 है। एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप। टॉप कौन है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके बी से लेके कहाँ तक जाएंगे, सी तक। तो बी से लेके मैं सी तक जाऊँगा, ठीक है, बिना ब्रेक के। तो उससे क्या होगा, उससे मेरे पास ये सी के नीचे यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा। अगर इसको मैं आपको रफ में समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा, ठीक है, और उससे मुझे ये वाला सारा एरिया मिल जाएगा, सारा, ठीक है। बट मुझे चाहिए कौन सा, मुझे चाहिए कौन सा, मुझे सिर्फ ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ब्लैक ब्लैक वाला। तो मैं क्या करूँगा, फिर अगेन लेफ़्ट से स्टार्ट होऊंगा और यहाँ तक जाऊँगा और ये वाला एरिया माइनस कर दूँगा और हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ रीजन, इसको आप A2 लिख लो पहले से ही, ठीक है। कौन सा रीजन है, BCOB, ठीक है। तो वर्टिकल स्ट्रिप मतलब YDX, वर्टिकल स्ट्रिप में हम हमेशा क्या करते हैं, YDX। कौन वेरी करता है, X। कितना वेरी कर रहा है, यहाँ पर X 0 है, यहाँ पर X कितना है 2। किसके अलॉन्ग गए हैं हम, लाइन के अलॉन्ग। तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो मेरे पास ज़्यादा एरिया आ गया, तो मुझे माइनस करना है। अब माइनस किसको करूँगा, अब आपको पता अगेन यहाँ से एरिया लेफ़्ट से हम स्टार्ट होंगे, अगेन टॉप हम कर चुके हैं, तो लेफ़्ट से अगेन स्टार्ट होंगे और यहाँ से लेके मैं सी तक जाऊँगा, ठीक है। तो मैं O से लेके सी तक गया, ठीक है। तो YDX मैं किसके अलॉन्ग गया, पैराबोला, ठीक है। X कितना है 0, यहाँ पर X कितना है 2। तो डैट मीन्स बस इतना हम कैलकुलेट करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये वाला नीचे वाला एरिया माइनस हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो करते हैं। अब आपको पता है, इसको आप नंबर 5 दे दो। वी नो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, x स्क्वायर बाय 4, और यहाँ भी x प्लस 2 इज इक्वल टू 4y, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू x प्लस 2 बाय 4। तो एक तो ये वैल्यू है, ये मैंने लाइन से निकाल ली है, ठीक है, और एक ये वैल्यू है। अब क्या करेंगे, पुट इन 5 में पुट कर दो आप, तो एरिया 2, ठीक है। तो 0 से लेके 2 तक। अब L है, L मतलब लाइन, x प्लस 2 dx। अब 1/4 को अब बाहर ही लिख लो, ये 4 है ना, इस कॉन्स्टेंट को मैंने पहले ही बाहर लिख लिया, माइनस 0 to 2, यहाँ पैराबोला है ना, तो 1/4 बाहर लिख लो, तो x स्क्वायर
dx। ठीक है, अभी अभी हमने इसकी इंटीग्रेशन की है, आपको पता है इसकी इंटीग्रेशन होगी x² बाई 2, x की इंटीग्रेशन, और 2 की 2x, 0 से 2, -1/4 x³ बाई 3, 0 से 2। तो विच एम्प्लाइज एरिया 2 इज इक्वल टू 1/4 अपर लिमिट, जहाँ पर भी x है अपर लिमिट लिख दो, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर दी, -1/4, चलो अपर लिमिट, जहाँ पर भी x है मैंने अपर लिमिट फिल की, और लोअर लिमिट। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एरिया 2 इज इक्वल टू 4/2 प्लस 4, 0/2, 0, 2 इंटू 0, 0, ब्रैकेट क्लोज्ड, -1/4, 2 का क्यूब 8/3 -0। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज एरिया 2 इज इक्वल टू, अब इसको आप कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 और 4 6। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा 6 -0 -1/4 8/3। अब इसको भी आप कट करना चाहते हो तो कट कर सकते हो, तो कितना आ गया मेरे पास 6/4 -2/3। आप चाहो तो यहाँ पर एलसीएम लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो आप कट भी कर सकते हो, जैसे 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास कितना आ गया 3/2 -2/3। अब इनका एलसीएम ले लो, अब इनका एलसीएम कितना आएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो कितना आएगा 5/6। तो ये हमारा मतलब कि एरिया 2 आ गया। इसको आप नंबर ऐसा करो 6 दे दो, 5 में दे चुका था पहले। ठीक है, अब हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा, A1 प्लस A2। तो A1 कितना हमारा 7/24 प्लस 5/6। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे, एरिया 1 और एरिया 2 को मैंने ऐड कर लिया, तो मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा यूजिंग 4 और 6। तो चाहे आप इनका एलसीएम ले लो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 6 42, 24 को 5 से करोगे तो 120, 24 को 6 से करोगे तो 144। तो कितना आ गया 162/144। अब इसको आप कट कर सकते हो 2 के टेबल पे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। तो कितना आ गया 81/72। अब इसको आप 9 के टेबल पे कट कर सकते हो, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72। तो विच एम्प्लाइज हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 9/8। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है, तो इसलिए एक बार इसको रिकॉल करेंगे, बट ये बिलीव मी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट था, देखने में बहुत सिंपल था कि पैराबोला और लाइन है, मैंने पहचान लिया पैराबोला, मैंने पहले पता किया कि कौन सा पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे थोड़ी सी मतलब कि एफर्ट्स डालनी पड़े, मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ी, तो वहाँ से मेरे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। उसके बाद हमेशा की तरह रफ स्केच और जो हमने एरिया कैलकुलेट करना उसको मैंने निकाल लिया। अब क्योंकि ये डायग्राम जो है सिमेट्रिकल नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इसको एरिया 1 मान लिया, इसको एरिया 2 मान लिया। ठीक है, तो हमें इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया था कि इसको हमें वर्टिकल स्ट्रिप से करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से हम नहीं करेंगे, मतलब कर सकते थे, बट क्योंकि हम ज़्यादा कंफर्टेबल वर्टिकल स्ट्रिप में हैं तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप का यूज़ किया।
देखो किसी क्वेश्चन में ये होता है कि वर्टिकल स्ट्रिप से ही वो इजी वे में होगा, किसी क्वेश्चन में ये होता है कि वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ही इजी होगा, आपको आगे जाके भी क्वेश्चन आएंगे। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पर आप पर्टिकुलर मतलब कि वर्टिकल स्ट्रिप भी लगा सकते हो या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी लगा सकते हो, तो ज़्यादा कंफर्ट हम वर्टिकल स्ट्रिप से ही होते हैं, तो इसलिए मैंने वर्टिकल स्ट्रिप से किया। तो ये डायग्राम सिमेट्रिकल नहीं थी, तो मुझे इसका एरिया और इसका एरिया अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो मैंने इसको एरिया 1 मान लिया। ठीक है, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप गया लाइन के अलॉन्ग, अब इससे मेरा ये सारा एरिया आ गया, ज़्यादा एरिया आ गया मतलब माइनस करना पड़ेगा। मैं यहाँ से लेफ्ट फ्रॉम दी मतलब टॉप तो कर लिया, यहाँ से लेफ्ट में जाऊँगा तो पैराबोला के अकॉर्ड मतलब अलॉन्ग गया, मैं माइनस कर दिया, इंटीग्रेट किया था और हमारे पास हमारा एरिया 1 का आंसर आ गया। अब जैसे ही मैंने एरिया 1 निकाल लिया 7/24, उसके बाद मैंने एरिया 2 की बात की। ठीक है, डायग्राम दोबारा से बनाई है यहाँ पर मैंने, लेफ्ट फ्रॉम द टॉप लाइन के बड़ा एरिया आ गया, माइनस करेंगे, इसके लॉन्ग लेफ्ट फ्रॉम दी मतलब कि नीचे से स्टार्ट होंगे लेफ्ट से। ठीक है, पैराबोला के लॉन्ग माइनस किया, सेम प्रोसीजर था, मतलब कि वैल्यूज़ को फिल किया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास एरिया 2 की वैल्यू कितनी आ गई 5/6। अब बाद में मैंने दोनों को ऐड किया और हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ गया कितना 9/8। अब देखो स्टूडेंट, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपने मतलब इस एक्सरसाइज को अच्छे से किया ना, तो बिलीव में आपको 8.2 और मिसलेनियस में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।